नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी जानकारी के साथ। असल में ये दुखद जानकारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। लश्कर के 2 आतंकियों की घेराबंदी में सेना लगातार जुटी हुई है। आतंकी उजैर खान को सेना ने घेर रखा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। ये मामला न पहला है न नया है। लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती रहती हैं। इस बीच सेना का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग में शहीद हुए जवानों का आज अंतिम संस्कार होगा। आज शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार होगा। पानीपत की अगर बात करें तो मेजर आशीष का अंतिम संस्कार पानीपत में किया जाएगा। शहीद कर्नल मनप्रीत का भी अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई पंचकुला में शहीद मनप्रीत को अंतिम विदाई दी जाएगी। डीएसपी हुमायूं भट्ट को भी अंतिम सलामी दी गई है। एलजी मनोज सिन्हा समेत कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना और पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इस मुठभेड़ की अगर बात करें तो सेना के 2 अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडर मेजर आशीष धुनैक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई नेताओं ने शहीद अफसरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद अफसरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो वहीं आज कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडर मेजर आशीष धुनैक का पानीपत और पंचकुला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। बीते 3 सालों में पूरा देश अपने इन जांबाज वीरों को नमन करता है। हमारे जांबाज वीरों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया होगा। राजौरी के आतंकी हमले में शामिल दोनों आतंकवादियों को सेना और पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। और वहीं दक्षिण कश्मीर के कुकरनाग के घने जंगलों में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चारों तरफ से आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी है। आतंकवादियों ने जो जघन्य अपराध, जो पाप किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। कश्मीर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमारे सुरक्षा बल पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। बहुत लोगों की शहादत हुई है, लेकिन शहादत बेकार जाने वाली नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जो वहां पर इस प्रकार का एक एनकाउंटर हुआ, बहुत से लोग आज भी वहां पर होते हैं जो इन्फॉर्मर्स रहते हैं, लेकिन सेना सुरक्षा बल अपने बड़ी संजीदगी से काम करती है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और जल्द ही उन लोगों को भी मार गिराया जाएगा जिनके कारण से उनकी शहादत हुई है। उनकी शहादत को सलाम करता हूं। तो देश इस समय गमगीन है और इसी हमले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका।
सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीते 3 सालों की अगर बात करें तो 3 सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला इसको बताया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये पिछले कई सालों में बहुत बड़ा आतंकी हमला है और हमने इसमें बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सबसे पहले तो, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं कर्नल मनप्रीत, मेजर ध्यानचक और हुमायूं भट्ट साहब के को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। देखिए, लेकिन साथ ही साथ उसी सांस में मैं कहना चाहता हूं कि गर्व है कि इन लोगों ने दुश्मन के साथ, टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए छाती पर गोली खा करके अपना बलिदान दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न जो आपका है उसका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की परिस्थिति देखनी पड़ेगी, इंडिया की परिस्थिति देखनी पड़ेगी और फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों पाकिस्तान जो है अभी यहाँ पर हालात को ज्यादा गर्म करना और यहाँ पर एक्टिविटीज में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। जी। पहली बात, पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिकली बहुत खराब है। दूसरी बात, पाकिस्तान के ऊपर उसके पश्चिमी बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ लगातार एनकाउंटर्स चल रहे हैं और लगातार उनको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तीसरी बात, वहां के जो सेना है वो अभी उनका जो उतना कंट्रोल डायरेक्ट था उसको लोग चैलेंज कर रहे हैं, खास करके पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में। तो ऐसे हालात में उनके पास कोई और चारा नहीं है कि वो भारतवर्ष में, एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट, है कि वो भारतवर्ष में कोई ना कोई एक्टिविटीज को बढ़ाए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में लगातार चीजें ऐसी होती चली जा रही हैं कि G20 हो गया, चंद्रमा पर चंद्रयान चला गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी बहुत अच्छी हैं, अमेरिका हमको बात कर रहा है, रशिया हमसे बात कर रहा है, तो वो चीजें पाकिस्तान को पच नहीं रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से वो उनका प्रयास है कि यहाँ पर एक्टिविटीज को तेज करें और वो एक्टिविटीज तेज करने की। और एक और वजह है कि आप देखें, आपने स्वयं कहा, पिछले जब से धारा 370 गई है तब से इतना गिराव आ गया है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। हर जगह आपको शांति, सद्भाव, प्रगति नजर आ रही है, तो उसको भी, वो भी उनको नहीं ठीक लग रहा है कि कैसे उनकी तमाम एक्टिविटी समाप्त हो गई, तो इस वजह से उन्होंने किया। अभी सर मैं एक जिक्र आपसे करूंगी। देखिए, हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं लश्कर ए तैयबा की, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से राजौरी सेक्टर के अंदर भी हमला हुआ था वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। उस दौरान 2 आतंकी कल भी ढेर किए गए थे और सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी रहा। लश्कर ए तैयबा का संबद्ध संगठन है रेजिस्टेंट फ्रंट, इसके बारे में तमाम दर्शकों को बताइए, और लश्कर ए तैयबा क्यों बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और लगातार इसकी एक्टिविटीज ही बहुत मेजर तौर पर देखने को मिल रही हैं। देखिए, जो तंजीमें होती हैं जम्मू कश्मीर में, मैंने भी अपनी बटालियन को जम्मू कश्मीर में ही कमांड किया है और कश्मीर वैली में, घाटी में, तो मुझे पूरी अच्छे से मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो तंजीमें होती हैं इनको स्पेसिफिक टास्क्स मिलते हैं पाकिस्तान से, और जो लश्कर ए तैयबा है वो इनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है। और जब ये आगे जाके छोटे ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर हालत का फायदा उठा करके और यहाँ पर आतंकी हमले कर सकते हैं। ये एक प्रकार का आतंकी संगठन है जिसको ये टास्क दिया गया है कि आप भारतवर्ष के कश्मीर में, जो कश्मीर तो पूरा भारतवर्ष का है, इसमें कोई संदेह ना हो पूजा, उसमें जाकर गड़बड़ी को फैलाएं और जो इंटेंसिटी ऑफ टेरर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें, क्योंकि वो लगभग लुप्त प्राय हो गया था। ये जब G20 हुआ, खास करके वो तब जबकि उनको बुलाया नहीं गया, उनको इस बात से बड़ा अफसोस है कि हमें बुलाया नहीं गया G20 में, तो तब उनको लगा कि अभी समय है, अभी हमको कुछ ना कुछ वहां पर एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लश्कर ए तैयबा ने इन लोगों को टास्क दिया है। पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की आर्मी ने इन लोगों को टास्क दिया है कि आप भारत में दोनों तरफ, वैली में भी और जम्मू रीजन में भी, दोनों तरफ टेररिस्ट एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई करें। तो ये इंटेंसिफिकेशन है ये बात। बिल्कुल सर मैं एक डेटा और आपके साथ में शेयर करूंगी और आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों के साथ भी शेयर करूंगी। अगर इस साल के आंकड़े की अभी तक मैं बात करूं, जितने महीने अभी तक बीते हैं, 40 आतंकी बताया जा रहा है कि अभी तक की मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। इन आंकड़ों को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके एवरेज में जो हमारे देश का नुकसान है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ देखो पूजा, मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो
आतंकवादियों की संख्या लगातार सतत रूप से गिरती चली जा रही जी। है और जो प्राप्त जो खबरें हैं उनके हिसाब से घाटी में लगभग सिर्फ 200 आतंकवादी जीवित बचे हैं और उनमें से अगर एलिमिनेट कर दिया तो एक बहुत बड़ी विजय है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि इसके लिए जो कीमत चुकाई जाती है वो मेरे को लगता है कि कुछ थोड़ी ज्यादा कीमत हम चुका रहे हैं। उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह ये है कि जब हालात सुधरना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर उनको वो डेस्परेट अटेम्प्ट करते हैं। तो ये जिस प्रकार की एक्टिविटी रजौरी में आपको नजर आ रही है, जिस प्रकार की एक्टिविटी अनंतनाग में, कोकरनाग में नजर आ रही है, वो एक डेस्परेशन का साइन है। और ये बात आप मान लें कि जब टेररिस्ट डेस्परेट होगा तो उसका अंत निश्चित है। तो 40 जा चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ समय में और 40 जाएंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सीओ ने और एक कंपनी कमांडर ने और एक डीएसपी ने शहादत दी है, एक बात बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है पूरे हिंदुस्तान को, इंडियन आर्मी को और इंडियन बात करने वाले हर इंसान को कि आर्मी का जो अधिकारी होता है वो अधिकारी हमें ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट ऑलवेज। ये कर्नल सीओ साहब का और ये कंपनी कमांडर का जो बलिदान है ये इस बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने ऑपरेशन को फोर फ्रंट से लीड किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पूजा, 1 मिनट, कि ये दोनों जो हमारे सेना अधिकारी हैं, दोनों के दोनों गैलेंट्री के लिए सेना मेडल पहले जीत चुके हैं। ये लोग जाबाज 2020 हंदवाड़ा 21 में से उसको कर्नल मनप्रीत को मिला है। हाँ, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इंडियन आर्मी की ताकत है। इंडियन आर्मी का जो अफसर है वो फोर फ्रंट से अपनी आर्मी को लीड करता है और इसी ताकत से पाकिस्तान दहशत में रहता है। चीन को इसी ताकत से परेशानी है और ये लोग प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसको टारगेट किया जाए, डायरेक्टली सोशल मीडिया से, कहीं से भी। तो मेरा ये मानना है कि आप इस प्रकार के सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि मुझे बोल दिया गया है कि मैं इसको समाप्त करूं, बट मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे चाहती हूं। उजैर खान, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर ही वो संबद्ध हुआ है लश्कर ए तैयबा से, प्लीज इस पे आप थोड़ा सा बोलिए कि अगर आपके पास किसी तरह की कोई नॉलेज है कि किस तरीके से युवाओं को वो लोग फंसाते हैं और जी। देखिए, मैं बता रहा हूं कि युवाओं को वो फंसाते रहे हैं, लेकिन आज जो है वहां परिवर्तन नजर आ रहा है और आज युवा है के झांसे में नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो उनके झांसे में आ जाते हैं उनमें से एक ये जुबैर हैं। और ये मैं बता सकता हूं आपको कि जो भी आतंकी कश्मीर में पनपता है उसकी उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। आप देखेंगे जो भी, ये मैं लेसन देना चाहता हूं कश्मीर के युवाओं को कि कोई उनको फायदा नहीं है किसी भी प्रकार का, और इस झांसे में अगर आएंगे तो वो जरूर एलिमिनेट होंगे। इसके अलावा और कोई उनके पास रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया, ये इसी प्रकार का एक आतंक। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, क्षण तो दुख का जरूर है, लेकिन हाँ, हौसला इस बात का भी रखिए कि किस तरीके से हंदवाड़ा हो, बेरीनाग हो, इन तमाम क्षेत्रों से अब आतंकवाद सिमट के कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गया है और वो दिन दूर नहीं जब हिम्मत हम वहां पर भी तोड़ के रख देंगे और नुकसान हमारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर है, जानकारी देना। मध्य प्रदेश को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ को भी विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। बीना में पेट्रोकेमिकल परिसर का भूमि पूजन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो पीएम का ये छठा मध्य प्रदेश का दौरा है। देखिए, चुनावी राज्य है, बीते 3 महीनों के अंदर इस राज्य में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, इन तमाम क्षेत्रों में चुनाव होना है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो फ्रीक्वेंट हो गया है इन राज्यों में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार ये 6वां दौरा, और प्रधानमंत्री के दौरे के साथ आप क्षेत्र में बीजेपी की सशक्तता कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, इस बात को भी समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से किसी का लगाव और प्रेम किसी से छिपा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। भोपाल पहुंच चुके हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही राज्यों को कई सारी सौगातें मिलेंगी। पीएमओ की ओर से भी साफ तौर पर कहा गया है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बीना में एक कार्यक्रम में
50,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। इसमें बीना रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर के अंदर 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इसके बाद वो लगभग 6,350 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र की परियोजना के शुभारंभ के लिए छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र और रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क की आधारशिला भी रखने वाले हैं। जबकि इंदौर की अगर बात करें तो 2 आईटी पार्क्स इंदौर को मिलेंगे। राज्य भर के अंदर 6 नए औद्योगिक पार्कों की आधारशिला प्रधानमंत्री डिजिटली तौर पर रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखने वाले हैं और 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित करेंगे। इस दौरान पीएम 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड देने वाले हैं। सिकल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो आदिवासी वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी आधी आबादी यानी कि महिलाओं में पाई जाने वाली एक तरह की बीमारी है, जिसकी वजह से कहते हैं कि नस्लें खराब हो जाती हैं। तो सिकल सेल परामर्श कार्ड भी प्रधानमंत्री की तरफ से वितरित किया जाएगा। और पिछले महीने भी जब मध्य प्रदेश पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, उस दौरान उन्होंने सिकल बैंक का उद्घाटन किया था आदिवासी क्षेत्र में। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। 230 सीटों के लिए लगातार जल्दोजहद करती नजर आ रही है बीजेपी और इसमें जान झोंकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सुपरस्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। अब से कुछ ही देर के बाद आपको कार्यक्रमों की श्रृंखला भी नजर आएगी। क्रोनोलॉजी हमने आपके साथ में साझा कर दी है। 9 जिलों के अंदर क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले। एमपी और छत्तीसगढ़ का दौरा है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री की भूमिका बेहद खास हो जाती है। देखिए, अगर आप बीते आंकड़ों की बात करेंगे तो 228 का आंकड़ा बीजेपी के हिस्से में था, जबकि 102 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को काबिज होना अभी भी बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी का जिक्र करते हैं, जहां पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आजम खान के ठिकानों पर आज भी रेड जारी है। लखनऊ से लेकर रामपुर तक आईटी की रेड। आईटी के निशाने पर अल जौहर ट्रस्ट है। देखिए, फंडिंग को लेकर के तंजीम फातिमा और आजम खान के बेटे, इन दोनों का ही नाम सामने आता रहा है कि अकाउंट्स में हेरा फेरी रही है और यही वजह है ईडी और आईटी लगातार निशाना साधती रही है आजम खान के ऊपर। पिछले दिनों भी जब अल जौहर ट्रस्ट का खुलासा हुआ था, वहां पर फर्नीचर घोटाला सामने आया था, किताबों का घोटाला, कुछ एंटिक पीसेस भी बरामद वहां से हुए थे और अब रेड चल रही है। 2 दिनों से ये रेड चल रही है और कहा जा रहा है कि जब इस रेड की शुरुआत हुई, जिस दौरान एक साथ आईटी ने, इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई का आगाज किया लखनऊ से लेकर रामपुर तक, तो रामपुर में ही मौजूद थे आजम खान उस दौरान। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी पुलिस और एनएसजी की संयुक्त मॉक ड्रिल हुई है। ऑपरेशन गांडी वी के तहत मॉक ड्रिल हुई है। लोक भवन और विधान भवन में मॉक ड्रिल। आतंकी हमले से निपटने का संयुक्त अभ्यास। मॉक ड्रिल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक देखने को मिली। यूपी पुलिस और एनएसजी कमांडोज की संयुक्त मॉक ड्रिल आज सुबह भी जारी रही है, जब आतंकियों को मुकाबला करने के लिए लोक भवन के ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा। इस दौरान एनएसजी के कमांडो रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए और फिर उन्होंने मोर्चा भी संभाल लिया। लोक भवन और विधान भवन की अगर बात करें तो ये मॉक ड्रिल सुबह 7 से 9 बजे तक चली है। इसके बाद
यूपी पुलिस और एनएसजी की ज्वाइंट पीसी भी होगी। एनएसजी और यूपी पुलिस की संयुक्त मॉक ड्रिल ऑपरेशन गांडीव वी का हिस्सा है। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट के जरिए सभी को दी शुभकामनाएं। हिंदी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती रहेगी, ये कहा है पीएम मोदी ने। सद्भावना की डोर मजबूत करती है हिंदी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, हिंदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए हिंदी दिवस पर तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, यूपी के रामपुर में भारी बारिश की खबर सामने आ रही है। बारिश के बाद रामपुर जिला जेल में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस लाइन में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। तो मौसम विभाग ने साफ कहा है, ड्रेनेज सिस्टम आपका काम नहीं अगर कर रहा तो हमें दोष मत दीजिए, क्योंकि इंद्रदेव ने संकेत दे दिया है कि हम तो जमकर बरसेंगे। तो यूपी के रामपुर में भारी बारिश, पुलिस लाइन में इसी बारिश की वजह से जेल में जल जमाव हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।